हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने प्रतिवर्ती क्रियाओं और प्रतिवर्ती चाप के बारे में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, या हिंदी में इसे हम सांवेदिक अभिग्रहण तथा संसाधन कहते हैं। क्या होता है सांवेदिक अभिग्रहण, संसाधन या सेंसरी रिसेप्शन और प्रोसेसिंग, इसके बारे में हमें जानना है। अब इसमें सबसे पहले जो सांवेदिक अभिग्रहण है, यानी संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। सेंसरी ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, ये सेंसरी ऑर्गन्स एनवायरनमेंट में होने वाले या वातावरण में होने वाले सभी परिवर्तनों को सेंस करते हैं, उनको मालूम करते हैं। यानी वातावरण के अंदर कोई भी चेंज होगा तो इन सेंसरी ऑर्गन को उसका पता चलता है। इसके बाद ये उस वातावरण में होने वाले परिवर्तन के संदेश को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजा जाता है। इन संवेदी अंगों द्वारा संदेशों को ग्रहण करके मस्तिष्क तक या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजा जाता है। उसके बाद मस्तिष्क में जो भी सिग्नल्स आए हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उनका संसाधन किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है, जिसके द्वारा हमें वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे ही हम सांवेदिक अभिग्रहण और संसाधन कहते हैं या सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग कहते हैं। अलग अलग प्रकार के 5 प्रमुख प्रकार के संवेदी अंग हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं। संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे, बाहरी वातावरण में जो चेंजेज आ रहे हैं उनको इनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा, सिग्नल्स को ये सीएनएस तक भेजेंगे, वहां पर उनका एनालिसिस किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। और ब्रेन यानी सीएनएस का एक पार्ट ब्रेन है, ब्रेन में इनको भेजा जा रहा है। तो ब्रेन में भी अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे देखने की क्रिया से संबंधित अलग पार्ट पाया जा रहा है, सुनने की क्रिया से संबंधित एक अलग पार्ट है, सूंघने की क्रिया से संबंधित एक अलग पार्ट है, टेस्ट से संबंधित एक अलग पार्ट है, स्किन से रिलेटेड एक अलग पार्ट पाया जा रहा है। तो अलग अलग भागों में इन सूचनाओं का संसाधन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और इस प्रकार से हम एनवायरनमेंट में या पर्यावरण में होने वाले चेंजेस के बारे में मालूम करते हैं। इस तरह से हमें पर्यावरण में जो भी बदलाव होगा या परिवर्तन होगा उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंपल सा इनका मीनिंग ये है, संवेदी अंगों द्वारा पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करना, ग्रहण करके उन सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजना। ब्रेन या मस्तिष्क के अंदर उन सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है, विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग भाग ब्रेन में पाए जा रहे हैं इन संवेदी अंगों से संबंधित, और उसके अनुसार जब वो प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसके बाद हमें एनवायरनमेंट या पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पर्यावरण में कौन कौन से चेंजेज हुए हैं, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होगी। अब इनमें सबसे प्रमुख अंग पहला हमारा आंखें होती है, दूसरा कान है। 2 प्रमुख अंगों के बारे में इसमें पढ़ना है। इसके अलावा जीभ के बारे में, त्वचा के बारे में और नाक के बारे में भी हमें इस हेडिंग के अंदर स्टडी करना है। सबसे पहला पार्ट जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है आंख। ह्यूमन आईज या नेत्र जो होते हैं उनकी सबसे पहले हमें स्टडी करनी है। तो पहला जो संवेदी अंग हमको पढ़ना है ह्यूमन आईज या नेत्र या आंख के नाम से भी इनको जाना जाता है, ह्यूमन आईज या नेत्र। अब इसके अंदर क्या है, ह्यूमन आईज में एक रफली हम ह्यूमन आईज की संरचना की स्टडी करें। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन है। हमारे शरीर में एक पेयर में आंखें पाई जा रही है, एक जोड़ी आंखें उपस्थित है
जो स्कल के ऑर्बिट भाग में उपस्थित है। जो आंखें हैं हमारे स्कल के ऑर्बिट भाग में पाई जाती है। ऑर्बिट भाग क्या है? ये जो स्कल वाला पूरा पार्ट है, इसमें जो गड्ढा है उस गड्ढे को ऑर्बिट बोला जाता है। दो सॉकेट पाए जा रहे हैं हमारे स्कल में, कपाल वाले भाग में, और उसके अंदर दो गड्ढे पाए जा रहे हैं, उन गड्ढों को ऑर्बिट कहते हैं। इस कपाल वाले भाग में जो दो गड्ढे ऑर्बिट है, उनके अंदर एक जोड़ी आंखें मनुष्य के अंदर पाई जाती है। इसकी रफली स्ट्रक्चर की हम बात करें कि आंखों की संरचना किस प्रकार की होती है, तो सबसे पहले जो आंख जो है वो लगभग एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है या गोलाकार संरचना है। जो आईज या आंख है स्फेरिकल या गोलाकार संरचना होती है। सेकंड, इसकी जो वॉल है या भित्ति है उसका निर्माण, उसको हम आई बॉल बोलेंगे। इसकी जो भित्ति होगी उसे आई बॉल बोला जाता है, और उसका निर्माण 3 लेयर से होता है। 3 लेयर कौन कौन सी होगी? फर्स्ट लेयर सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, सेकंड लेयर कॉरोइड, और थर्ड लेयर को बोला जाता है रेटिना। ये 3 परतें या लेयर आंख के भित्ति वाले भाग में या आईबॉल वाले भाग के अंदर पाई जाती है। 3 परतें इसके अंदर उपस्थित होगी। सबसे बाहर वाली परत को स्क्लेरा कहते हैं, सेकंड परत को कॉरोइड कहते हैं, और अंदर ही अंदर जो परत पाई जा रही है उसे रेटिना के नाम से जाना जाता है। स्क्लेरा जो परत है सबसे बाहरी परत है, एक घने कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक से बनी होती है। ये जो बाहर परत दिखाई दे रही है सबसे बाहर है आईबॉल में, और एक घने कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक से यह बनी होती है। और यही स्क्लेरा परत आगे की ओर जाकर कॉर्निया भाग का निर्माण करती है। स्क्लेरा आंख में आगे की ओर जाकर इस स्क्लेरा परत के द्वारा कॉर्निया का निर्माण किया जाता है। सेकंड, जो मध्य वाली परत है उसे बोला जाता है कॉरोइड। बीच में जो परत पाई जा रही है उसे कॉरोइड बोला जाता है। इस कॉरोइड में अनेक रक्त वाहिकाएं होती है। कॉरोइड के परत के अंदर अनेक रक्त वाहिकाएं पाई जाएंगी, ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, और कॉरोइड परत का कलर हल्का सा ब्लूइश होता है, हल्का बैंगनी, हल्का नीला कलर इस कॉरोइड जो लेयर है, सेकंड वाली लेयर, अंदर वाली लेयर का पाया जाएगा। कॉरोइड लेयर पीछे वाले भाग में पतली होती है। कॉरोइड लेयर जो है, जैसे जैसे हम आगे, ये वाला आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, जैसे जैसे ये कॉरोइड परत पीछे वाले भाग की ओर जाती है तो यह पतली रहती है, यानी पीछा वाला हिस्सा इसका पतला होगा, अगला हिस्सा इस कॉरोइड लेयर का मोटा पाया जाता है। आगे की ओर कॉरोइड परत मोटी होगी और पीछे की ओर इधर की तरफ जो कॉरोइड परत है यह पतली पाई जाती है। और इस कॉरोइड परत के द्वारा ही आगे की ओर जाकर सीलियरी बॉडी या पक्षमाभी काय का निर्माण किया जाता है। ये कॉरोइड परत ही आगे इस स्ट्रक्चर को बनाएगी जिसे हम सीलियरी बॉडी या पक्षमाभी काय कहते हैं। अब सीलियरी बॉडी जो है ये भी आगे की ओर जाती है और एक पिगमेंटेड यानी वर्णकित और अपारदर्शी संरचना बनाती है। इस सीलियरी बॉडी के द्वारा आगे की ओर जाकर ये स्ट्रक्चर बनाई जाएगी जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस जो है एक अपारदर्शी और रंग वाली स्ट्रक्चर होती है और इसका निर्माण सीलियरी बॉडी के द्वारा किया जाएगा। और ये ही हमारी आंख का जो हम देखते हैं भाग, वो भाग होता है ब्लैक ब्लैक जो पूरा गोला सा दिखाई देता है, उसको ही हम आइरिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस आई बॉल के अंदर एक लेंस पाया जाता है। ये लेंस हमें दिखाई दे रहा है जो पीछे की ओर लिगामेंट्स के द्वारा पोजिटेड रहता है, यानी जो लेंस है उसको स्थिर रखने का कार्य लिगामेंट्स के द्वारा किया जाता है। ये लिगामेंट्स इस लेंस वाले भाग को या लेंस को ऑर्बिट के अंदर स्थिर रखने का कार्य करते हैं। आई बॉल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर लिगामेंट्स के द्वारा इस लेंस को स्थिर रखा जाता है। इसके बाद लेंस के आगे की ओर, लेंस का जो आगे वाला ये लेंस है, इसके आगे वाला जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को प्यूपिल बोलेंगे और इस प्यूपिल को चौड़ा करने का काम या सकरा करने का काम आइरिस द्वारा किया जाता है। आइरिस जो है जब फैल जाएगा तो ये छिद्र छोटा हो जाएगा, जैसे अंधेरे के टाइम होता है।
जैसे दिन के टाइम होता है। और आयरिस जब सिकुड़ जाता है तो प्यूपिल वाला भाग चौड़ा हो जाता है, जो रात के टाइम पर संपन्न होता है। तो लेंस के आगे एक छिद्र उपस्थित है, इसे प्यूपिल कहेंगे, और इसको कंट्रोल करने का कार्य आयरिस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तीसरी लेयर पाई जा रही है रेटिना, अंदर ही अंदर पाई जाने वाली लेयर है। इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी, न्यूरल सेल्स मिलती है। 3 टाइप की न्यूरल सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं मिलेंगी, जिन्हें हम गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल और फोटोरिसेप्टर सेल कहते हैं। यानी इस रेटिना परत के अंदर 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। पहली का नाम गैंग्लियन सेल है, दूसरी का नाम बाइपोलर सेल है, तीसरी का नाम फोटोरिसेप्टर सेल है। फोटोरिसेप्टर सेल भी 2 प्रकार की होती है, एक रोड्स एक कॉन्स, शलाका और शंकु हिंदी में जिन्हें बोला जाता है। और रोड्स और कॉन्स या फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम फोटोपिगमेंट्स कहते हैं। यानी रोड, कॉन या फोटोरिसेप्टर सेल में विशेष प्रकार का प्रोटीन मिलेगा, जिसे फोटोरिसेप्टर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जिसे फोटोरिसेप्टर कहा जाता है। दिन के समय देखने का कार्य और कलर को देखने का कार्य कॉन्स के द्वारा संपन्न होता है। शंकु कोशिकाएं दिन के टाइम देखने में और कलर को देखने में सहायक है, जबकि जो शलाका कोशिकाएं या रॉड जो कोशिकाएं हैं वो रात के अंधेरे में देखने की क्रिया में सहायता करती है। तो ये इसकी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। रेटिना के अंदर कौन कौन सी सेल पाई जा रही है, किस किस प्रकार से वो कार्य करेगा। इसके अलावा एक आंख के अंदर लेंस, और जो एक लेंस वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है और कॉर्निया वाला भाग है, इसके बीच में उपस्थित जो कक्ष है उसे एक्वस चैम्बर कहते हैं, जलीय कक्ष कहा जाता है। यहाँ पर पारदर्शी तरल भरा रहता है, जिसे हम जलीय तरल कहेंगे, नेत्रोद तरल कहेंगे। इसके अलावा लेंस के अंदर की तरफ, अंदर की साइड जो है वहां पर एक तरल पाया जाता है, एक कक्ष पाया जाता है, जिसे बाइटेराइज चैम्बर बोला जाता है। और बाइटेराइज चैम्बर में जो लिक्विड भरा रहेगा, जो तरल भरा रहेगा, उसे बाइटेराइज लिक्विड कहते हैं। आगे एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी संरचना होती है जहां पर फोटोरिसेप्टर सेल नहीं मिलती है। शंकु कोशिका, शलाका कोशिका यहाँ पर नहीं मिलेगी, और इस स्थान पर किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए बोला है, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंधबिंदु बोला जाता है। इसके ऊपर लिख रखा है हमने फोबिया। फोबिया जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लाइंड स्पॉट है, उसके थोड़ा ऊपर की तरफ एक पीले कलर की संरचना मिलती है, मैक्यूला ल्यूटिया। और मैक्यूला ल्यूटिया का जो छिद्र है, उस छिद्र को फोबिया के नाम से जाना जाता है। ये ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर एक येलो कलर की स्ट्रक्चर मिलेगी, उसको मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। मैक्यूला ल्यूटिया में जो छिद्र पाया जा रहा है, उसे फोबिया के नाम से उसे जाना जाता है। और फोबिया आंख का ऐसा भाग है जहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस जगह पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर या आई की स्ट्रक्चर के बारे में हमने एक नॉर्मल रूटीन वे में स्टडी किया है कि आंख की संरचना किस प्रकार की होती है, आंख में कौन कौन से पार्ट्स या भाग पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें संवेदी अभिग्रहण के बारे में, हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। संवेदी अंग संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे, सिग्नल को ब्रेन में भेजेंगे। ब्रेन में हर संवेदी अंग का अलग पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ है उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ह्यूमन की जो आईज है, मनुष्य की जो आंखें हैं, वन पेयर्ड होगी। स्कल वाले भाग में सॉकेट्स पाए जाते हैं, खाली स्थान पाया जा रहा है, जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं। इन ऑर्बिट के अंदर आंखें उपस्थित होती है, स्कल वाले भाग में ऑर्बिट के अंदर आंखें उपस्थित होंगी। अब आंख के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनकी हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो एडल्ट मनुष्य की ह्यूमन आई बॉल है, उसकी संरचना स्फेरिकल होती है। इसकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल पाई जाती है, या आंख की संरचना लगभग कैसी होती है, गोलाकार।
आंख जो है मनुष्य की गोलाकार संरचना होती है। सेकंड, जो आई बॉल की भित्ति है, इसकी भित्ति का निर्माण 3 स्तरों से होगा, और वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहर पाया जा रहा है स्क्लेरा स्तर, उसके बाद अंदर मिल रहा है कॉरॉइड स्तर, और सबसे अंदर की ओर पाया जाने वाला स्तर रेटिना होता है। यानी आई बॉल की जो भित्ति है उसका निर्माण, या आई की भित्ति का निर्माण, आंख की भित्ति का निर्माण 3 प्रकार की परतों से होगा। फर्स्ट परत स्क्लेरा, सेकंड परत कॉरॉइड, और थर्ड परत को रेटिना बोला जाता है। अब सबसे पहली परत, सबसे बाहर पाई जाने वाली परत कौन सी है? स्क्लेरा, बाहरी परत है, सबसे बाहर पाई जाने वाली परत है आई की। और स्क्लेरा परत का निर्माण, या स्क्लेरा परत घने संयोजी ऊतक से बनी होती है। स्क्लेरा परत घने संयोजी ऊतक या डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। ये वाली जो परत दिखाई दे रही है हमें, ये घने संयोजी ऊतक या डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। स्क्लेरा का जो आगे वाला हिस्सा है उसे कॉर्निया कहते हैं। ये स्क्लेरा है, इसी के आगे वाले हिस्से के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? कॉर्निया का। तो हम ये बोल सकते हैं स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन है उसे कॉर्निया कहा जाता है। तो स्क्लेरा का अगला भाग कॉर्निया कहलाता है। जो स्क्लेरा परत है उसका आगे वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से को कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। आगे वाले भाग को कॉर्निया कहा जाता है। इसके बाद सेकंड लेयर है कॉरॉइड। कॉरॉइड जो है मध्य परत है। कॉरॉइड जो लेयर पाई जा रही है, ये वाली बीच में दिख रही है हमें, बीच वाली परत है। इसके अंदर, कॉरॉइड परत के अंदर अनेक ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिकाएं पाई जाएंगी। कॉरॉइड परत के अंदर अनेक ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं होती है, और इसका कलर ब्लूइश होता है। जो स्क्लेरा परत है, जो कॉरॉइड परत है उसका कलर ब्लूइश होगा। कॉरॉइड परत के अंदर अनेक रुधिर वाहिकाएं मिलेंगी और इसका कलर ब्लूइश, हल्का नीले कलर की ये जो कॉरॉइड लेयर है वो पाई जाती है। कॉरॉइड लेयर का कलर ब्लूइश कलर का होता है। पोस्टीरियर जो भाग है, पिछला भाग स्क्लेरा का पिछला भाग या पोस्टीरियर भाग पतला होता है, और स्क्लेरा का जो अगला भाग है, आगे की ओर उपस्थित भाग है, वो मोटा होता है, और इस मोटे भाग को हम सीलियरी बॉडी या पक्षमाभी काय कहते हैं। यानी सीलियरी बॉडी या पक्षमाभी काय को बनाने का कार्य कॉरॉइड परत के द्वारा किया जाता है। कॉरॉइड परत का पिछला भाग पतला होगा, अगला भाग मोटा होता है। उस मोटे भाग को सीलियरी बॉडी या पक्षमाभी काय के नाम से जाना जाता है। ये कॉरॉइड लेयर है, आगे की ओर जाकर ये मोटी हो गई, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सीलियरी बॉडी या पक्षमाभी काय से कहते हैं। सीलियरी बॉडी या पक्षमाभी काय भी आगे की ओर कंटिन्यू होगी, और इसके द्वारा एक पिगमेंटेड या हम बोल सकते हैं वर्णकित और अपारदर्शी संरचना बनाई जाती है। इस वर्णकित और अपारदर्शी संरचना को आइरिस के नाम से जाना जाता है। ये सीलियरी बॉडी है, आगे की ओर जाएगी, आगे की ओर जाकर इसके द्वारा एक वर्णकित और अपारदर्शी संरचना बनाई जाती है। उस वर्णकित और अपारदर्शी संरचना को आइरिस कहा जाता है, जो हमारी आंख का विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है। जब आंख में देखते हैं तो एक ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो आइरिस होता है। किसी व्यक्ति में ब्लू कलर, किसी में ब्राउन कलर का ये आइरिस हो सकता है। तो
तो आयरिस का निर्माण कैसे हुआ है? जो सीलियरी बॉडी है उसने ही आगे की तरफ जाकर इस आयरिस का निर्माण किया है, जो एक वर्ण की तरह पारदर्शी संरचना है। कलर ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू इसका हो सकता है। आयरिस जो संरचना है उसका कलर 3 प्रकार का प्रमुख रूप से होता है। इसके बाद जो आई बॉल है उसके अंदर एक लेंस पाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंट लेंस होगा, क्रिस्टलाइन लेंस होगा। लेंस की क्या विशेषताएं हैं? जो लेंस इसके अंदर पाया जा रहा है ट्रांसपेरेंट होगा और क्रिस्टलाइन होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, और इसके अंदर कुछ क्रिस्टल से पाए जाते हैं तो क्रिस्टलाइन ये स्ट्रक्चर होगी। और इस लेंस को लिगामेंट्स के द्वारा या स्नायु के द्वारा सीलियरी बॉडी से जोड़ा जाता है। अब ये जो लेंस दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना हमें दिख रही है, ये लिगामेंट्स है। इन लिगामेंट्स के द्वारा इसको किससे जोड़ दिया जाएगा? सीलियरी बॉडी से। तो लेंस लिगामेंट के द्वारा या स्नायु के द्वारा सीलियरी बॉडी या पक्षमापी काय से जुड़ा होता है। तो लेंस जो स्ट्रक्चर है वो लिगामेंट के द्वारा सीलियरी बॉडी से या पक्षमापी काय से जुड़ी रहती है। लेंस जो संरचना है लिगामेंट्स के द्वारा सीलियरी बॉडी से जुड़ी रहेगी। तो लेंस जो है लिगामेंट्स के द्वारा इस पक्षमापी काय से या सीलियरी बॉडी से ये लेंस जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद जो लेंस हमें दिखाई दे रहा है, इस लेंस के सामने यानी जो लेंस दिखाई दे रहा है, इस लेंस के सामने एक छिद्र होता है। तो लेंस के सामने उपस्थित जो छिद्र है उस छिद्र को प्यूपिल बोला जाता है। और इस प्यूपिल के संकरे होने या चौड़े होने का कंट्रोल या प्यूपिल के डायमीटर का कंट्रोल, व्यास का कंट्रोल आइरिस के द्वारा किया जाता है। ये जो प्यूपिल पाया जा रहा है, इस प्यूपिल के व्यास का कंट्रोल आइरिस संरचना के द्वारा किया जाएगा। यानी दिन के उजाले में जो है नॉर्मली रूप से जो आइरिस है उसके द्वारा इस प्यूपिल वाले भाग को रखा जाता है, लेकिन हम अचानक किसी अंधेरे कमरे के अंदर जाएंगे तो आइरिस जो है इस प्यूपिल वाले भाग को चौड़ा कर देता है, जिससे कि हम अंधेरे में देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो प्यूपिल को कंट्रोल करने का कार्य या प्यूपिल के व्यास को कंट्रोल करने का कार्य आइरिस संरचना के द्वारा किया जाता है। इसमें जो मसल फाइबर्स पाए जा रहे हैं आइरिस में, वो मसल फाइबर इस छिद्र को सकरा करने का और चौड़ा करने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो इनर लेयर है, सबसे आंतरिक लेयर जो है हमारी आई बॉल की, उसे बोला जाता है रेटिना। सबसे अंदर वाली लेयर है रेटिना, और रेटिना के अंदर भी 3 प्रकार की न्यूरल सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। रेटिना के अंदर 3 कोशिकाओं की परत मिलेगी जो अंदर से बाहर की ओर, पहली वाली होती है गैंग्लियन सेल। पहली वाली सेल्स को बोला जाता है गैंग्लियन सेल। ये अंदर से बाहर की ओर है, सबसे अंदर की तरफ मिलेगी गैंग्लियन सेल। दूसरी जो परत मिलेगी बाइपोलर सेल, बाइपोलर सेल्स, द्विध्रुवीय कोशिकाएं बोलते हैं। तीसरी होती है फोटो रिसेप्टर सेल। तीसरी सेल्स को फोटो रिसेप्टर सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार की सेल्स का परतें पाई जा रही है। रेटिना भी 3 परतों में बटा है। सबसे अंदर ये मध्य वाली परत की कोशिकाएं हैं और ये बाहर वाली परत की कोशिकाएं हैं। सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर, उसके अंदर बाइपोलर और उसके अंदर की तरफ मिलेगी गैंग्लियन सेल। 3 प्रकार की जो न्यूरल सेल्स हैं, न्यूरल कोशिकाएं हैं, उनकी परतें रेटिना वाले भाग में पाई जाती है, जो आई बॉल की या आई की सबसे आंतरिक परत होती है। अब जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, इन फोटो रिसेप्टर सेल में भी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
एक होती है कॉन, एक होती है रोड। इन्हें हम शलाका और इन कोशिकाओं को बोलते हैं शंकु। तो फोटो रिसेप्टर जो सेल है उसमें भी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। पहली वाली को हम शंकु कोशिका बोलेंगे कॉन, दूसरी वाली को शलाका कोशिका या रोड्स के नाम से जाना जाता है। कॉन्स एंड रोड्स कोशिकाएं इस फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर दो प्रकार की पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है। इन कोशिकाओं के अंदर प्रकाश के लिए संवेदी या सेंसिटिव प्रोटीन पाया जाएगा। कॉन्स रोड्स जो है उनके अंदर फोटो सेंसिटिव प्रोटीन मिलता है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन मिलता है, जिसे हम फोटो पिगमेंट कहते हैं या प्रकाश वर्णक कहते हैं। यानी रोड और कॉन्स में प्रकाश संबंधी प्रोटीन मिलेगा जिसे प्रकाश वर्णक कहा जाएगा, या लाइट सेंसिटिव प्रोटीन मिलेगा जिसे हम फोटो पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं। रोड और कॉन्स के अंदर या फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। अब जो शंकु कोशिकाएं पाई जा रही है, ये शंकु कोशिकाएं, कौन जो कोशिकाएं हैं वो डे लाइट, दिन के समय जो प्रकाश है उसमें देखने में सहायक है, और दिन के समय देखने की जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं फोटोपिक। फोटोपिक यानी दिन का जो टाइम है उस समय जो उजाला है उसमें देखने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, या फोटोपिक जो दृष्टि है, डे लाइट जो दृष्टि है, उसके अंदर कौन या शंकु कोशिकाएं सहायक होंगी। इसके अलावा जो कौन सेल्स है ये कलर विजन में भी सहायक होती है। जो रंग को हम देखते हैं या कलर विजन जो है, रंगों को पहचानने की जो क्षमता है, रंग में भेद करने की जो क्षमता है, वो भी शंकु कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। तो दो काम है कौन कोशिकाओं के, एक तो डे के समय, दिन के समय देखने में सहायक है, दूसरा कलर्स को देखने में जो है कौन कोशिकाएं सहायता प्रदान करती है, शंकु कोशिकाएं सहायता प्रदान करती है। जबकि जो शलाका कोशिकाएं हैं वो रात के अंधेरे में देखने में सहायक होती है, जिसे हम स्कोटॉपिक विजन बोलते हैं। शलाका कोशिकाएं रात के समय देखने में सहायक है और इस प्रकार के विजन को स्कोटॉपिक विजन या दृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो शंकु कोशिका दिन के समय और रंगों को पहचानने में सहायक है। रॉड या शलाका कोशिकाएं रात के समय देखने में सहायक है, जिसे हम स्कोटॉपिक विजन के नाम से जानते हैं। ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं के कार्य है। दोनों कोशिकाएं फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर पाई जाती है। अब जो रोड्स सेल है या शलाका जो कोशिकाएं पाई जा रही है, उनके अंदर पर्पल रेड कलर का एक प्रोटीन होता है। रॉड सेल्स के अंदर पर्पल रेड कलर का एक प्रोटीन पाया जाएगा इन सेल्स के अंदर। रॉड सेल्स के अंदर पर्पल रेड कलर का प्रोटीन होता है जिसे रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल कहते हैं। ये जो प्रोटीन है इसे रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल के नाम से जाना जाता है। शलाका कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसे हम पर्पल रेड प्रोटीन है जिसे हम रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल के नाम से जानते हैं। और इस विजुअल पर्पल के अंदर विटामिन ए का व्युत्पन्न पाया जाता है। इस विजुअल पर्पल में विटामिन ए का व्युत्पन्न पाया जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं विटामिन ए के द्वारा इस रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल का निर्माण किया जाता है। तो ये सिंपल सा ये है, रॉड जो सेल्स है उसके अंदर पर्पल रेड कलर का प्रोटीन है जिसे रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल बोला जाएगा, और इसको उत्पन्न करने का या बनाने का काम विटामिन ए करता है। और इसीलिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रात के समय दिखाई नहीं देगा
क्योंकि विटामिन ए नहीं बनेगा तो विटामिन ए शरीर में नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं होगा तो रोड कोशिका अपना कार्य नहीं कर पाती है, जो रात में देखने में सहायक होती है। तो इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। उसका कारण है विटामिन ए की कमी हुई, रोडोप्सिन की कमी हुई, रोडोप्सिन की कमी हुई तो रॉड जो सेल्स हैं शलाका कोशिकाओं से रात में देखने की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, इसके कारण रात में नहीं देख पाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर से कुछ हमारी कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जा रही है। इसके बाद जो कॉन सेल्स जो है या शंकु कोशिकाएं जो पाई जा रही हैं, ये कोशिकाओं का हमने कार्य पढ़ा है कि कलर को देखने में सहायक है। तो इसमें 3 तरह के शंकु मिलते हैं, इसके अंदर 3 प्रकार के शंकु पाए जाएंगे। 3 प्रकार के कौन इन कॉन सेल्स के अंदर, यानी शंकु कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, जिनमें फोटो पिगमेंट्स पाए जाएंगे। जो 3 प्रकार की शंकु कोशिकाएं, इनके अंदर फोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो 3 मूलभूत कलर लाल, हरे और नीले, यानी 3 प्रकार के जो शंकु हैं लाल, हरे व नीले रंग के होते हैं। लाल वाले शंकु, लाल कलर वाले शंकुओं में लाल वाले पिगमेंट पाए जाएंगे, हरे वाले जो शंकु है उनके अंदर हरे कलर वाले, नीले कलर वाले जो शंकु है उनमें नीले कलर वाले पिगमेंट्स, फोटो पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। 3 मूलभूत कलर है, लाल, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो 3 प्रकार के शंकु हम बोल सकते हैं, रेड कॉन, ग्रीन कॉन और ब्लू कॉन। लाल शंकु, हरे शंकु और तीसरे कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, नीले शंकु। और जब ये तीनों प्रकार के शंकु लाल, हरे और नीले एक साथ स्टिमुलेट होते हैं, एक साथ इनको उद्दीपन प्राप्त होता है, एक साथ समान प्रकार से जब ये उद्दीप्त होते हैं तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी सफेद कलर दिखाई देता है। तीनों प्रकार के शंकु जब एक साथ स्टिमुलेट होंगे, एक साथ उद्दीप्त होंगे तो व्हाइट कलर दिखाई देता है, सफेद कलर दिखाई देगा। इसके अलावा जो विभिन्न कलर हम देखते हैं वो डिफरेंट कलर्स इन तीनों शंकुओं और उनके जो फोटो पिगमेंट्स हैं उनके अंदर जो प्रकाश से संबंधित वर्णक पाए जा रहे हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कारण दिखते हैं। लाल, हरे, नीले का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा, डिफरेंट रूप में वो मिलेंगे और हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। और तीनों प्रकार के शंकु जब एक साथ उद्दीप्त होते हैं, समान प्रकार से तीनों शंकुओं को उद्दीपन प्राप्त होता है तो हमें व्हाइट कलर या सफेद कलर दिखाई देता है। तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है या सफेद कलर प्रोड्यूस होता है। तो लेंस के सामने जो छिद्र मिलेगा प्यूपिल है, प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करने का काम आइरिस करेगा, कम या ज्यादा करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। सबसे अंदर वाली जो परत है आईबॉल की, रेटिना है। रेटिना के अंदर 3 प्रकार की और परतें पाई जा रही है। सबसे बाहर जो परत मिलेगी फोटोरिसेप्टर सेल की, उसके बीच में उसके बाद बाइपोलर और अंदर ही अंदर गैंग्लियन सेल्स की परत, ये तीनों परतें मिलकर रेटिना का निर्माण करेगी। जो फोटोरिसेप्टर सेल है उनमें भी 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली प्रकार की कोशिकाओं को कॉन या शंकु बोलते हैं, दूसरी को रॉड या शलाका बोलते हैं। जो कॉन या शंकु कोशिकाएं दिन के समय देखने में सहायक है, कलर को पहचानने में सहायक है। फोटोपिक विजन इसको बोला जाता है, दिन के समय देखने को। कौन जो कोशिकाएं 3 प्रकार के शंकु मिलेंगे, लाल, हरे और नीले। ये शंकु के अंदर फोटो पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलकर अलग अलग कलर दिखाते हैं। और जब ये तीनों शंकु एक साथ समान रूप से उद्दीप्त होते हैं तो व्हाइट कलर दिखाई देता है। शंकु कोशिकाएं जो है उनके अंदर पर्पल रेड प्रोटीन मिलता है जिसे रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल कहते हैं और इसका निर्माण विटामिन ए से होता है। इसी कारण विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है जिसमें रात के समय दिखाई नहीं देता है। इसके बाद
कॉन और रॉड्स के बारे में बात की है। इसके बाद जो डिफरेंट कलर का सेंसेशन हुआ, अलग अलग कलर दिखाई दिया, तीनों एक साथ यदि एक साथ समान उद्दीपन मिला तो हमें व्हाइट कलर दिखाई देगा। ऑप्टिक नर्व जो है वह आई में एक स्थान से बाहर निकलती है। ये ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रही है, ये एक जगह से इस जगह से आंख से कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ ब्रेन से जाकर जुड़ेगी। ये ऑप्टिक नर्व जो है देखने की क्रिया में सहायक है, ब्रेन तक मैसेज ले जाती है। तो एक स्थान से आई में से ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है और इसी स्थान से रेटिना की ब्लड वेसल अंदर एंटर होती है। यानी ये जो जगह दिखाई दे रही है हमें ब्लाइंड स्पॉट, इस जगह से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलेगी और इसी जगह से रेटिना की जो ब्लड वेसल्स है, ये जो दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स है, ये रेटिना की ब्लड वेसल अंदर एंटर होगी। ये आई में एक ऐसा स्थान पाया जा रहा है जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है और रेटिना की ब्लड वेसल अंदर की तरफ एंटर होती है और इस स्थान को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जिस स्थान से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है, ब्लड वेसल्स अंदर आ रही है, आंख के पिछले भाग में स्थान ये पाया जा रहा है और इस स्थान को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट या इसी को बोलेंगे हम अंध बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा है, क्योंकि इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती है। फोटो रिसेप्टर सेल प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं इस स्थान पर अनुपस्थित होती है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा है। इसी स्थान से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है और रेटिना की जो ब्लड वेसल्स है वो अंदर आती है और आंख के पोस्टीरियर भाग में या पश्च भाग में यह ब्लाइंड स्पॉट स्थित होता है। पोस्टीरियर जो एंड है वहां पर ही ये ब्लाइंड स्पॉट जो पाया जा रहा है, इसी स्थान पर थोड़ा सा ऊपर की और एक येलो कलर का या पीले कलर का भाग मिलता है। ये ब्लाइंड स्पॉट है, इससे ऊपर की और एक पीले कलर का भाग पाया जाएगा। इस पीले कलर के भाग को मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। यानी जो अंध बिंदु है उससे ऊपर की तरफ एक भाग पाया जाता है, येलो कलर का एक भाग होगा पोस्टीरियर पोल पर, पश्च सिरे पर ये पाया जाता है और इस हिस्से को हम इस येलो कलर के जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है उसे मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। और मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर जो केंद्रीय छिद्र मिलेगा, इस मैक्यूला ल्यूटिया में जो केंद्रीय छिद्र पाया जाता है, बीच में जो छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को फोबिया के नाम से जाना जाता है। यानी ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर मैक्यूला ल्यूटिया मिल रहा है पीले कलर का। इस मैक्यूला ल्यूटिया जैसे ये है, इसके अंदर सेंटर में जो छिद्र होगा उस छिद्र को ही फोबिया के नाम से जाना जाता है। जो ये छिद्र है उसे हम फोबिया कहते हैं। ये वाला जगह जो है ये मैक्यूला ल्यूटिया है, इसमें जो छिद्र मिलेगा यहाँ पर उसे फोबिया बोला जाता है। और ये ऐसा हिस्सा होता है जहां पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। फोबिया वाला जो हिस्सा है वहां पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी थोड़ी सी। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, मैक्यूला ल्यूटिया क्या है, फोबिया क्या है। ब्लाइंड स्पॉट पीछे वाले भाग में ऐसी जगह है जहाँ फोटो रिसेप्टर सेल नहीं मिलेगी, प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, यहीं से ऑप्टिक नर्व निकलती है और ब्लड वेसल एंटर करती है। इसके ऊपर की और एक पीले कलर की संरचना मिल रही है जिसे हम मैक्यूला ल्यूटिया बोलेंगे, उसमें जो छिद्र पाया जा रहा है उसे फोबिया बोला जाता है। अब आई के बारे में एक फैक्ट ये है, हमारी लेफ्ट आई जो है वो ब्रेन के राइट साइड से कनेक्ट होती है। यानी जो लेफ्ट वाली आई है उसका कनेक्शन ब्रेन के राइट साइड से होगा और राइट जो आई है उसका कनेक्शन ब्रेन के लेफ्ट साइड से होगा। यानी अपोजिट कनेक्शन है। लेफ्ट आई का कनेक्शन ब्रेन के राइट साइड से होता है और राइट आई का जो कनेक्शन है वह ब्रेन के लेफ्ट साइड से होता है।
और दोनों एक जगह पर जाकर मिलते हैं। जैसे ये हम एक स्ट्रक्चर बात करें, ये आईज है, ये दोनों एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। फिर ये जो राइट आई आ रही है, इसका कनेक्शन ब्रेन के इस भाग से और इसका कनेक्शन ब्रेन के इस भाग से होगा। इसको एक दूसरे से हम पेन से रिमार्क करें, जैसे ये इस आई, ये वाली आई है, इसका कनेक्शन इस पार्ट से है और इस वाली आई का कनेक्शन ब्रेन के अपोजिट पार्ट से, एक दूसरे से अपोजिट ये पॉजिटेड होते हैं, ब्रेन से कनेक्ट होती है। जो आंखें हैं वो लेफ्ट वाली ब्रेन के राइट साइड से और राइट वाली आई ब्रेन के लेफ्ट साइड से कनेक्ट होगी। एक जगह पर, यहाँ पर दोनों आई की इमेज आकर एक जगह पर पॉजिटेड होती है, एक जगह पर मर्ज होती है और जिस जगह पर ये मर्ज होगी उस स्थान को ऑप्टिक किएज्मा कहते हैं। इस स्थान को ऑप्टिक किएज्मा कहा जाता है। यानी दोनों आई से संदेश आए, एक जगह पर जाकर ये दोनों एक पॉइंट पर जाकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और जिस स्थान पर ये मिलेंगे उस स्थान को ऑप्टिक किएज्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिक किएज्मा पर दोनों के स्टिमुलस एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं और दोनों आई की इंफॉर्मेशन एक सिंगल इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। इन दोनों आंखों से जो देखा है वो अंदर जाकर दोनों चीजें मिल गई, दोनों स्टिमुलस, तो दोनों आई की इंफॉर्मेशन एक सिंगल इंफॉर्मेशन के अंदर बदल जाएगी और उसके बाद इसे ब्रेन वाले भाग के अंदर इस इंफॉर्मेशन को या स्टिमुलस को भेजा जाता है। इस स्टिमुलस को भेजने का काम, एक जगह पर दोनों की सूचनाओं को मिला दिया जाता है जिसे ऑप्टिक किएज्मा कहेंगे। उसके बाद ब्रेन में इन स्टिमुलस या संदेशों को भेजा जाता है। इसके बाद जो फोबिया वाला पार्ट हमने पढ़ा है, मैक्यूला ल्यूटिया है, उसके अंदर पाया जाने वाला क्या है, एक छिद्र है, थिन आउट पोर्शन है, रेटिना का एक पतला हिस्सा है, पतला बाहरी भाग है जहां केवल कॉन्स कोशिकाएं पाई जाती है। फोबिया वाले भाग के अंदर केवल कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कॉन्स सेल प्रेजेंट होंगी और कॉन्स सेल भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है और यहाँ पर विजुअल एक्टिविटी या रिजोल्यूशन की जो क्षमता है सबसे अधिक होगी। यानी इस वाले भाग पर, फोबिया पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और उसका कारण है यहाँ केवल कौन सी सेल पाई जा रही है, कॉन्स सेल पाई जाएगी। यहाँ केवल कॉन्स सेल प्रेजेंट है, इसलिए इस भाग में सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कॉन्स सेल प्रेजेंट है, डेंसली पैक्ड है, घनिष्ठ रूप से वो जुड़ी हुई है, विजुअल एक्टिविटी या रिजोल्यूशन पावर सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इस फोबिया वाले भाग में सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद जो कॉर्निया और लेंस के बीच की जगह है, ये कॉर्निया और ये लेंस, इसके बीच की जगह को बोला जाता है एक्वस चैम्बर। लेंस और कॉर्निया, इसके बीच का जो स्थान दिखाई दे रहा है, इस स्थान को बोला जाएगा एक्वस चैम्बर या जलीय कक्ष। इसके अंदर एक पानी के समान लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा उस लिक्विड को एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। तो एक्वस चैम्बर क्या है, लेंस और कॉर्निया के बीच का भाग है, इसमें पाया जाने वाला लिक्विड या तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लेंस और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली जगह मिलेगी उसे बोला जाता है विट्रस चैम्बर। और विट्रस चैम्बर एक ट्रांसपेरेंट जेल लाइक तरल से भरा रहता है, उस तरल को विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। तो दो प्रकार के कक्ष और तरल पाए जा रहे हैं। लेंस और कॉर्निया के बीच जो मिलेगा एक्वस चैम्बर कहलाएगा। एक्वस चैम्बर में पाया जाने वाला तरल एक्वस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच में जो मिलेगा वाइटरस चैम्बर कहलाएगा, इसमें पाया जाने वाला तरल वाइटरस चैम्बर कहलाता है। वो वाइटरस चैम्बर में पाया जाने वाला तरल वाइटरस ह्यूमर कहलाता है। तो ये जो ह्यूमन आई है या मनुष्य की जो आंख है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में है कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर या संरचना मनुष्य की आंख की पाई जाती है।
एक बार इसका हम फिर से रिवीजन करेंगे पूरी आईज की स्ट्रक्चर का कि किस किस प्रकार की डायग्राम के माध्यम से कि कौन कौन सी संरचनाएं इसके अंदर उपस्थित है। तो स्टार्ट से हम करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो जो आई है वो ऑर्बिट के अंदर उपस्थित है, स्कल वाले भाग में गोलाकार संरचना है। आई बॉल 3 परतों की बनी है। सबसे बाहरी परत स्क्लेरा, उसके बाद वाली परत कॉरोइड और अंदर ही अंदर वाली परत जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? रेटिना के नाम से उसे जाना जाता है। स्क्लेरा जो परत पाई जा रही है वो आगे की तरफ जाकर कॉर्निया का निर्माण करेगी। ये स्क्लेरा है, आगे की तरफ जाकर इसने किसका निर्माण किया है? कॉर्निया का। मिडिल जो परत है कॉरोइड कहलाती है। कॉरोइड परत के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ब्लूइश रंग की ये होती है। यही कॉरोइड परत आगे की ओर ये मोटी होती है, पीछे की ओर पतली होगी और आगे की ओर इसका मोटा हिस्सा सीलियरी बॉडी कहलाता है। सीलियरी बॉडी भी आगे जाकर आयरिस स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। आयरिस संरचना इस सीलियरी बॉडी के द्वारा बनाई जाती है। आयरिस हमारी आंख का दिखाई देने वाला भाग है, पिगमेंटेड और अपारदर्शी भाग होता है। आई बॉल जो है उसके अंदर एक लेंस पाया जाता है जो लिगामेंट्स के द्वारा, ये लिगामेंट्स पाए जा रहे हैं, लिगामेंट से सीलियरी बॉडी से या पक्षमाभी काय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने एक छिद्र मिलेगा, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल को डायमीटर को कंट्रोल करने का कार्य आयरिस के अंदर जो मसल फाइबर पाए जा रहे हैं उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। रेटिना इनर लेयर होती है, अंदर ही अंदर पाई जाने वाली लेयर है। रेटिना के अंदर 3 प्रकार की न्यूरल सेल मिलेगी। पहली वाली को गैंग्लियन सेल बोलेंगे, दूसरी वाली जो है बाइपोलर सेल, तीसरी वाली फोटोरिसेप्टर सेल। ये अंदर से बाहर है, सबसे अंदर गैंग्लियन, उसके बाद बाइपोलर और उसके बाद पाई जाती है फोटोरिसेप्टर सेल। फोटोरिसेप्टर सेल 2 प्रकार की है, एक कॉन है, एक रोड्स है। रोड्स और कॉन, शलाका और शंकु इनको बोला जाता है। इन सेल में एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन मिलता है जिसे हम फोटोपिगमेंट्स कहते हैं। प्रकाशीय वर्णक बोला जाता है जिसे फोटोपिगमेंट्स के नाम से जिसे जाना जाता है। जो कौन सेल है दिन के समय देखने में सहायक है, कलर को पहचानने में सहायक है। कलर को कैसे पहचानेगी? इसके अंदर 3 बेसिक कलर पाए जाते हैं, लाल, हरा और नीला। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर दिखते हैं। 3 प्रकार के शंकु इनमें पाए जाते हैं। जब तीनों शंकु एक साथ समान रूप से उद्दीप्त होते हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। जो रॉड सेल्स हैं वो रात के समय देखने के अंदर सहायक होती है और रॉड सेल्स में एक पर्पल रेड कलर का प्रोटीन मिलता है जिसे रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल कहते हैं, जो विटामिन ए से बनता है। रात में देखने में सहायक है रोड्स, इसलिए जब विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी रोग हो जाता है, क्योंकि रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रॉड सेल सही ढंग से सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है। इसके बाद जब जो ऑप्टिक नर्व है आँख के पिछले भाग में एक स्थान से निकलती है, उसी स्थान पर जो ब्लड वेसल्स है रेटिना वाले भाग की वो एंटर होती है। इस स्थान पर फोटोरिसेप्टर सेल अनुपस्थित होती है, इसलिए प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु के नाम से जाना जाता है। इस अंध बिंदु के ऊपर ही एक येलो कलर का भाग होता है, मैक्यूला ल्यूटिया कहलाता है। मैक्यूला ल्यूटिया में जो छिद्र मिलेगा उसे किस नाम से जाना जाता है? फोबिया के नाम से। फोबिया में कॉन सेल्स पाई जाती है जो घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती है, इसलिए यहाँ रिजोल्यूशन पावर सबसे ज्यादा होता है और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब इस भाग पर, फोबिया वाले भाग पर निर्मित होता है। फोबिया वाले भाग पर ये बनेगा। आई का फैक्ट क्या है? लेफ्ट आई जो है हमारी वो ब्रेन के राइट साइड से कनेक्ट है, राइट आई ब्रेन के लेफ्ट साइड से कनेक्ट है। दोनों आई से एक जो नर्व निकल रही है वो अंदर की तरफ जाकर एक स्थान पर मिल जाती है, जिस स्थान पर मिलेगी उसे ऑप्टिक किएज्मा कहते हैं। ऑप्टिक किएज्मा पर दोनों आईज से जो स्टिमुलस मिले हैं, इमेज मिली है, उनको मिलाकर एक कर दिया जाता है और उसके बाद इसे ब्रेन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है या ब्रेन के अंदर भेजा जाता है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों को मिलाकर फिर ब्रेन के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर थी। एक चैम्बर्स है, लेंस और कॉर्निया के बीच का चैम्बर एक्वस चैम्बर है जिसमें एक्वस ह्यूमर भरा रहेगा। लेंस और रेटिना के बीच का चैम्बर विट्रस चैम्बर है जिसके अंदर विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। तो ये आँख की संरचना के बारे में हमने स्टडी किया है कि जो आँख की संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद हम
आँख की देखने की क्रियाविधि किस प्रकार से देखने की प्रोसेस संपन्न होती है, या मैकेनिज्म ऑफ विजन की स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से आंखों के द्वारा देखा जाता है। नेत्र की संरचना के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब नेत्र से संबंधित ही हमारा अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ विजन, यानी देखने की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है किस प्रकार से संपन्न होती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हेडिंग है हमारी मैकेनिज्म ऑफ विजन, या हिंदी में हम बोल सकते हैं देखने की प्रक्रिया, यानी आंखों के द्वारा जो देखने की प्रोसेस या प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक दृश्य तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश में एक विशेष प्रकार की दृश्य तरंग दैर्ध्य पाई जाती है जिसका मान 400 nm से 700 nm या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को ही हम देख पाते हैं। इसके अलावा जो अन्य तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है उसे हम नहीं देख पाते हैं। तो 400 से 700 nm या एंगस्ट्रॉम के अंदर बोलेंगे तो 4000 से 7000 nm का जो प्रकाश है उसको ही हम देख पाने में सक्षम होते हैं, उसको ही हम देख पाते हैं, और अन्य प्रकाश को हम नहीं देख पाएंगे। सेकंड, इसके अंदर क्या होगा, जो आँखों का हमारा लेंस वाला भाग है उसके अंदर से लेंस वाले भाग से जो भी विजिबल वेवलेंथ है 400 से 700 nm की जो वेवलेंथ है, कॉर्निया और लेंस से उसको रेटिना पर डाला जाता है। रेटिना के अंदर हम पढ़ चुके हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। एक फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है, एक बाइपोलर सेल होती है, एक गैंग्लियन सेल होती है। तो जो फोटोरिसेप्टर सेल है उसके अंदर हमने पढ़ा था एक शंकु एक शलाका कोशिका पाई जाती है, और उनके अंदर एक प्रकाश संवेदी यौगिक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्सिन, यानी प्रकाश संवेदी यौगिक होता है जो ऑप्सिन और रेटिनल से बना होता है। ऑप्सिन और रेटिनॉल से मिलकर उनका निर्माण होगा। जैसे ही इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, इस यौगिक पर जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो रेटिनल जो है वो ऑप्सिन से अलग हो जाता है। अब रेटिनल जब ऑप्सिन से अलग होगा तो ऑप्सिन की स्ट्रक्चर बदल गई। जो प्रकाश संवेदी यौगिक था उसमें पहले ऑप्सिन और रेटिनल 2 पदार्थ जुड़े हुए थे, लेकिन प्रकाश की किरणों के पड़ने पर रेटिनल और ऑप्सिन अलग हो जाते हैं, जिससे जो प्रकाश संवेदी यौगिक है उसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी। स्ट्रक्चर बदलने के कारण उसकी जो झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है उसकी परमिएबिलिटी या पारगम्यता बदल जाती है। पारगम्यता जब बदलेगी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, एक विभव उत्पन्न होता है। जैसे हमने तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के अंदर पढ़ा था कि जो विभव है या पोटेंशियल के चेंज के कारण, पोटेंशियल के चेंज होने के कारण ही जो प्रोसेसेज है तंत्रिकाओं के द्वारा उसे संपन्न किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा जिसके कारण जो फोटोरिसेप्टर सेल है उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ, जिसके कारण एक सिग्नल उत्पन्न होगा जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्रियात्मक विभव जिसे कहा जाता है वह क्रियात्मक विभव फोटोरिसेप्टर सेल से गैंग्लियन सेल तक जाएगा। गैंग्लियन फोटोरिसेप्टर सेल से बाइपोलर सेल, और बाइपोलर सेल से वो किस में जाता है, गैंग्लियन सेल में। और इन इम्पल्सों को ऑप्टिक नर्व के माध्यम से, बाइपोलर सेल बाइपोलर से हुआ गैंग्लियन, गैंग्लियन से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के देखने से संबंधित क्षेत्र में भेज दिया जाता है। और इस प्रकार पूरी प्रोसेस के द्वारा जो है देखने की क्रिया संपन्न होगी। जो हम पहले जो हमने मेमोरी जो चीज़ें देख रखी है उनके आधार पर हम वस्तुओं को पहचान पाते हैं। तो एक सिंपल वे है कि देखने की मैकेनिज्म क्या है, देखने की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है हमको जो लाइट रेज है विजिबल वेवलेंथ की, लाइट रेज जो किस प्रकार की वेवलेंथ की है, विजिबल
वेवलेंथ की। विजिबल वेवलेंथ का मतलब है जो देखने में सक्षम है, ऐसी वेवलेंथ जिसमें हम देख पाते हैं उसे बोला जाता है विजिबल वेवलेंथ। तो विजिबल वेवलेंथ की जो लाइट रे है इसकी वैल्यू होती है 400 से 700 nm, या हम बोल सकते हैं 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो जो विजिबल वेवलेंथ है दृश्य तरंग दैर्ध्य, इसी को क्या बोला जाता है, दृश्य तरंग दैर्ध्य। यानी प्रकाश की किरणों में जो दृश्य तरंग दैर्ध्य है, मान कितना है 400 से 700 nm, ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम इसका मान होगा। ये किरणें रेटिना पर पड़ती है। रेटिना हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ते हैं अंदर ही अंदर वाली परत है आपकी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, रेटिना। रेटिना पर किसके माध्यम से आएगी, कॉर्निया और लेंस के माध्यम से। रेटिना पर किसके माध्यम से पहुंचती है ये, कॉर्निया व लेंस के माध्यम से। यानी दृश्य प्रकाश की इस तरंग दैर्ध्य की किरणें कॉर्निया और लेंस के माध्यम से रेटिना पर पहुंचती है। रेटिना को हिंदी में बोलते हैं हम दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर पहुंचेगी या रेटिना वाले वहां पर ये पहुंच पाती है। जब ये प्रकाश की किरण रेटिना पर पहुंचेगी, कॉर्निया में आई, पहले स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉर्निया से लेंस में, और लेंस से कौन से भाग में चली जाती है, रेटिना वाले भाग के अंदर चली जाएगी। इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा, एक जो फोटो रिसेप्टर सेल है रेटिना के अंदर, रेटिना जो है उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं फोटो रिसेप्टर सेल पाई जा रही है, फोटो रिसेप्टर सेल उपस्थित है, या इनको हम बोलते हैं प्रकाश ग्राही कोशिकाएं, प्रकाश ग्राही सेल्स। प्रकाश ग्राही सेल भी दो प्रकार की पढ़ी है हमने, एक रोड और एक कॉन, दो प्रकार की सेल पढ़ी थी। इसमें कौन कौन सी दो होती है, एक रॉड सेल होती है, एक कॉन सेल होती है, शंकु और सलाका जिनको बोला जाता है। इसमें भी रोड एंड कॉन सेल मिलती है। रोड को हम बोलते हैं सलाका सेल और कॉन सेल को कौन सी बोला जाता है, शंकु। तो रेटिना पर आई, रेटिना के सबसे बाहर की तरफ फोटो रिसेप्टर सेल या प्रकाश ग्राही कोशिकाएं उपस्थित है, जिनके अंदर भी रोड्स और कॉन्स उपस्थित हैं। तो इन रोड्स और कॉन्स के अंदर पोटेंशियल विभव उत्पन्न होता है। इन रोड और कॉन्स के अंदर पोटेंशियल विभव उत्पन्न होता है, यानी प्रकाश की किरणों के कारण इनके अंदर पोटेंशियल उत्पन्न होगा या विभव उत्पन्न होगा। रोड और कॉन सेल में पोटेंशियल या विभव उत्पन्न होता है। ये यहाँ तक की प्रोसेस हुई। इसके बाद क्या होगा, जो इनके अंदर एक फोटो सेंसिटिव कंपाउंड उपस्थित है, प्रकाश संवेदी यौगिक उपस्थित है। रोड और कॉन सेल में प्रकाश संवेदी यौगिक, इसी को बोल सकते हैं फोटो सेंसिटिव कंपाउंड। इसके अंदर जो पाया जा रहा है ह्यूमन की आई के अंदर, दो प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। एक तो है ऑप्सिन, फर्स्ट है ऑप्सिन, और दूसरा जो पदार्थ होता है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनल, इन दोनों से मिलकर प्रकाश संवेदी यौगिक या फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स बनता है। ऑप्सिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्सिन एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन। रेटिनल जो है वो विटामिन ए का एल्डिहाइड है, रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड। रेटिनल जो होता है वो विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है, और इन दोनों के मिलने से प्रकाश संवेदी यौगिक या फोटो सेंसिटिव जो कंपाउंड है वो बना हुआ होता है। लाइट जब आती है इन शंकुशलाका कोशिकाओं से, इस प्रकाश संवेदी यौगिक पर जब लाइट आएगी या प्रकाश की किरणें आएगी, कौन सी वाली, 400 से 700 nm वाली जब प्रकाश की किरणें आती है, तो रेटिनल और ऑप्सिन अलग अलग हो जाते हैं। लाइट आने पर क्या इफेक्ट होगा, रेटिनल व ऑप्सिन जो पदार्थ है
जो अभी तक एक साथ थे, ये दोनों पदार्थ एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संवेदी यौगिक की संरचना में चेंज आएगा। इसके कारण जो प्रकाश संवेदी यौगिक है, प्रकाश संवेदी यौगिक की संरचना में परिवर्तन, इस प्रकाश संवेदी यौगिक की संरचना में परिवर्तन आ जाएगा। संरचना क्यों बदली है? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, पहले जो ऑक्सिन और रेटिनल जुड़े हुए थे, लाइट किरणों के आने से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और इनके अलग अलग होने के कारण प्रकाश संवेदी यौगिक की संरचना के अंदर चेंज या परिवर्तन आ जाता है। अब जब प्रकाश संवेदी यौगिक की संरचना में चेंज आएगा तो मेम्ब्रेन या इनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी पारगम्यता बदल जाती है। प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन, पारगम्यता में परिवर्तन आ जाएगा। संरचना चेंज हुई, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली की जो परमिएबिलिटी है या पारगम्यता जो है वो चेंज हो जाती है। अब प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता में जब परिवर्तन होगा तो फोटो रिसेप्टर सेल में एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा। इसके कारण फोटो रिसेप्टर सेल या प्रकाशग्राही सेल जो सेल्स है उनमें एक विभवांतर उत्पन्न होता है। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर किसके अंदर उत्पन्न होता है? प्रकाशग्राही सेल में पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर उत्पन्न होगा। इस विभवांतर के कारण एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होगा। इस विभवांतर के कारण एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल या हम इसको बोल सकते हैं क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। पारगम्यता के अंदर चेंज हुआ तो प्रकाशग्राही कोशिकाओं में विभवांतर उत्पन्न हुआ। प्रकाशग्राही कोशिकाओं में जो विभवांतर होगा उसके कारण एक्शन पोटेंशियल या क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। जो यह क्रियात्मक विभव बाइपोलर सेल के माध्यम से कौन सी सेल में चला जाता है? गैंग्लियन सेल्स के अंदर आ जाता है। बाइपोलर द्विध्रुवीय कोशिकाएं भी बोला जाता है। गैंग्लियन सेल जो तंत्रिकाएं हैं या तंत्रिकाक्षों का जो समूह है उसे हम बोलते हैं गैंग्लियन सेल। द्विध्रुवीय कोशिका से गुच्छिका कोशिका में चला जाता है। ये द्विध्रुवीय, इनको बोलते हैं द्विध्रुवीय कोशिकाएं, द्विध्रुवीय सेल है, और ये गुच्छिका कोशिका है। तो जो एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है वह एक्शन पोटेंशियल किसके अंदर पहुंच जाएगा? पहले फोटो रिसेप्टर सेल से जाता है बाइपोलर सेल में, बाइपोलर सेल से कौन सी सेल्स के अंदर पहुंच जाता है? गैंग्लियन सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद जो ये गैंग्लियन में एक्शन पोटेंशियल या क्रियात्मक विभव आया है, इस क्रियात्मक विभव या इम्पल्स को ये गुच्छिका कोशिकाएं इस इम्पल्स को या इस एक्शन पोटेंशियल या क्रियात्मक विभव को ऑप्टिक नर्व में भेज देती है। ये किसके अंदर भेज देगी? ऑप्टिक नर्व के अंदर इनको भेजा जाता है। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था एक पॉइंट से ऑप्टिक नर्व निकली हुई होती है। ऑप्टिक नर्व इसको ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में भेज देगा। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में भेज देता है। ब्रेन में जो देखने से संबंधित जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उसके अंदर ऑप्टिक नर्व इस एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स को भेज देती है। जहां पर न्यूरल इम्पल्स जो आए हैं, इन इम्पल्सों का या न्यूरल इम्पल्सों का एनालिसिस किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और रेटिना पर जो निर्मित प्रतिबिंब है या इमेज है उसको अर्लियर मेमोरी, पहले की मेमोरी और अनुभव के आधार पर उसकी पहचान की जाती है।
तो इस तरह से हमारे शरीर में आंखों के द्वारा देखने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वह संपन्न होती है। एक पूरे चक्र या साइकिल के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, इस प्रकार से जो मनुष्य वो देखने में सक्षम हो पाता है। स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखते हैं हम इसको। लाइट रेज है, वेवलेंथ याद रखनी है, वेवलेंथ इसकी कितनी है 400 से 700 nm या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण है, यानी विजुअल वेवलेंथ का मतलब है दृश्य तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश किरणें हैं उन्हें हम विजुअल वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये जब दृश्य तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें हमारे कॉर्निया वाले भाग पर पड़ती है, लेंस में आती है, कॉर्निया और लेंस के माध्यम से किसमें पहुंच जाती है, रेटिना में। रेटिना के अंदर जो प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं उनके अंदर हमने पढ़ चुके हैं 2 प्रकार की कोशिकाएं, रोड और कॉन। उनके अंदर पोटेंशियल विभव उत्पन्न होगा और उसके कारण हम देख पाते हैं। होता क्या है इस प्रोसेस में, जो ये कॉन रोड कोशिकाएं हैं या प्रकाशग्राही कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी यौगिक उपस्थित है। फोटो रिसेप्टर कंपाउंड, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड उपस्थित है। और इस फोटो सेंसिटिव कंपाउंड का निर्माण 2 प्रकार के पदार्थों से होता है। पहला तो है ऑक्सिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है, दूसरा है रेटिनल जो विटामिन ए का एल्डिहाइड है। जब इस लेंथ की वेवलेंथ की लाइट प्रकाश किरणें इस यौगिक पर पहुंचेगी तो रेटिनल और ऑक्सिन जो दोनों एक दूसरे जुड़े हुए थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इनके अलग अलग होने के कारण प्रकाश संवेदी यौगिक की संरचना में चेंज आएगा। प्रकाश संवेदी यौगिक की संरचना में चेंज आया तो उसके कारण जो फोटो रिसेप्टर सेल है या प्रकाशग्राही कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन आता है। इसकी पारगम्यता में जब परिवर्तन आएगा तो प्रकाशग्राही कोशिकाओं में पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर के कारण एक्शन पोटेंशियल या क्रियात्मक विभव उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होता है वो हम ब्रेन के अंदर पढ़ चुके हैं कि विभवांतर के कारण एक्शन पोटेंशियल या क्रियात्मक विभव किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ये जो क्रियात्मक विभव है द्विध्रुवीय कोशिकाओं से गुच्छिका कोशिकाओं में जाता है। उसके बाद जो ये क्रियात्मक विभव या नर्व इम्पल्स जो है इसी को हम बोल सकते हैं क्रियात्मक विभव, नर्व इम्पल्स या जो ये क्रियात्मक विभव है यह क्रियात्मक विभव ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन के अंदर जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया पाया जा रहा है, देखने से संबंधित जो एरिया पाया जा रहा है मस्तिष्क में, उसके अंदर प्रवेश करेगा। ऑप्टिक नर्व्स इस क्रियात्मक विभव या नर्व इम्पल्स को कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया के अंदर ले जाती है। और वहां पर जब ले जाती है जो न्यूरल इम्पल्स वहां पहुंचे हैं उसका एनालिसिस किया जाता है उस एरिया में। और रेटिना पर जो इमेज फॉर्म हुई है, रेटिना भाग हम पढ़ चुके हैं, आपका सबसे आंतरिक वाली परत होती है, उस पर जो इमेज बनी है उसको अर्लियर मेमोरी और जो एक्सपीरियंस है, पहले की जो याददाश्त या अनुभव है उसके आधार पर उस इमेज को पहचाना जाता है। तो इस तरह से इस माध्यम से आंखों के द्वारा देखने की प्रक्रिया या मैकेनिज्म ऑफ विजन जो है वो संपन्न होता है। यहाँ पर हमारा एक संवेदी अंग नेत्र कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कान या सुनने से संबंधित जो अंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसके नोट्स बना सकें।